नाज़रीन, फॉल ऑफ काबुल के बाद फॉल ऑफ दिल्ली का वक्त आ पहुंचा है। वो वक्त आ पहुंचा है जिसका हर पाकिस्तानी इंतजार कर रहा था। आप ये सोच रहे होंगे, जो थंबनेल पर आपने लाइन पढ़ी होगी और मेरी बातें ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मैं व्यूज़ लेने के लिए ऐसा कर रहा हूं और चीज़ों को बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं अपने से आपको बातें नहीं बता रहा, बल्कि ये वो बातें हैं जो खुद अब इंडिया कह रहा है और इंडिया की इंतहाई जो है वो अहम शख्सियत की जानिब से ये बातें सामने आई हैं। और ना सिर्फ इंडिया पर हमले की पेशन गोई की गई है, बल्कि उसकी बाकायदा तौर पर तारीख भी दी गई है कि किस तरह तालिबान पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पर हमला करेंगे, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में इसे गुज़वा हिंद भी कह सकते हैं कि जिसकी पेशन गोई अब इंडिया से की जा रही है। दरअसल जब से तालिबान का कंट्रोल आया है अफ़गानिस्तान पर, एक तो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, लेकिन जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है या जो मुल्क सबसे ज़्यादा खौफज़दा है वो भारत है। इस वक्त भारत की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, चाहे उसका मीडिया उठाकर देख लें या उसके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उन पर एक खौफ की फिजा कायम है। और एक तो उनकी जो बिलियन डॉलर्स थे अफगानिस्तान में वो डूब चुके हैं। उनकी नवाज जो थी हुकूमत अशरफ गनी की, वो वहां से दौड़ चुके हैं और भगौड़े बन चुके हैं। तो इस वक्त जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा खौफ फील कर रहा है, क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ असलहा देता रहा, सपोर्ट करता रहा और ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह से तालिबान को कुचल दिया जाए। अब जबकि तालिबान एक बहुत बड़ी फोर्स बनकर सामने आए हैं, तो अब इंडिया को यह खदशा है कि वो तालिबान उनसे रिवेंज लेंगे। हालांकि हैरान कुन बात यह है कि अभी तक तालिबान की जानिब से ऐसा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि अफगानिस्तान में कियोस की सूरत हाल है, अभी वहां पर हुकूमत साजी का अमल जारी है। लेकिन ये चीज़ें अब बाकायदा तौर पर भारत तस्लीम कर रहा है और इसकी पेशन गोई कर रहा है। ये जो मामला सामने आया है, ये मैं आपको बताता हूं कि ये इंडिया के एक बहुत ही अहम शख्सियत है, इंडिया के एक अहम वजीर हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये वहाँ की एक बड़ी ही मकबूल तरीन शख्सियत हैं। इनको वहाँ का इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। इनकी बातों पर जो है वो मोदी की, समझ लें कि जो मोदी की आइडियोलॉजी है उसको जो देने वाले हैं, पीछे पॉलिसी मेकर है, वो ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं। इनको बड़े बड़े टॉक शोज में बुलाया जाता है, खास तौर पर जो उसकी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये जो है पेशन गोई करने के हवाले से जाने जाते हैं। वहाँ पर भारत में इन्हें पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं और इनको इसीलिए जो है वो टॉक शो में बुलाया जाता है। और ये इंडिया की ये टॉप क्लास जो पॉलिटिकल एलीट है उसमें इनका शुमार होता है। और अब इस वक्त ये सिटिंग वजीर हैं। अब इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि तमाम मीडिया चैनल्स पर ये छाया हुआ है। इनकी बातें हर तरफ चलाई जा रही हैं और इवन के आलमी जो मीडिया है उसकी तवज्जो का भी ये मरकज बन चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं कि तालिबान जो हैं वो महज अपने इक़्तिदार के 1 साल बाद पाकिस्तान के साथ अलाइंस करेंगे और चाइना के साथ अलाइंस करेंगे, और उसके बाद जो है वो बाकायदा बराह रास्त जो है वो इंडिया पर हमला कर देंगे, वो दिल्ली पर हमला कर देंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि अभी तक तालिबान ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। माजी में वो ज़रूर थ्रेट करते रहे इंडिया को, लेकिन अभी तक चूँकि आपको पता है कि उन्हें अपनी अभी हुकूमत का भी नहीं पता कि हमारा सदर कौन होगा, हमारी काबीना क्या होगी, हमारा तर्ज हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ेगा। इंटरनेशनल सतह पर अभी उन्हें तस्लीम किया जाना है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो इंडिया है उसकी जानिब से ये चीज़ सामने आई है कि तालिबान जो है वो महज 1 साल में भारत पर हमला कर देगा। और एक पेश गोई होती है कि वो हमला करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये नहीं पता। लेकिन ये साहब जो हैं, और मैं बता रहा हूँ कि ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है कि ऐसे किसी ने उठ के किसी वहाँ के किसी यूट्यूबर ने ये बात कह दी हो। ये उनकी पॉलिटिकल एलीट का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है और उनका इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, जिसने कई किताबें लिखी हैं और बहुत ही वहाँ का जो दानिश्वर है उसमें इसको शुमार किया जाता है।
تو یہ سبرامنیم سوامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الائنس کریں گے اور چائنا کے ساتھ الائنس کریں گے، اور سب یہ جو تینوں بڑی طاقتیں ہیں یہ مل کر جو ہے وہ بھارت پر حملہ کر دیں گی۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں بتاؤں تو یہ غزوہ ہند کی بیسیکلی یہ پیشگوئی کر رہے ہیں، اور اس کی یہ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہ 1 سال میں ہو جائے گی۔ اب ان کا یہ جو سارے یہ بیان ہے یہ وہاں کے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اخبارات میں یہ چھاپا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2-3 اور بڑی اہم باتیں کی ہیں، دراصل یہ ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں let us Indians not be pompous about US withdrawal. India has border with Afghanistan in POK and a history of ruling that country from Mahabharat to Ranjit Singh, yet we have been shivering to take the name of China as an aggressor in Ladakh and refused to send troops to Kabul. اچھا، یہ ان کا بڑا اہم ٹویٹ ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا وہ بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کا کوئی بارڈر نہیں لگتا افغانستان کے ساتھ۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے مطلب کیا بات لکھ دی۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یعنی ہم بھارت جو ہے وہ چائنا کے نام سے ہم کانپ رہے تھے، اور میں نے آپ کو پیشن گوئی کی تھی۔ سبرامنیم سوامی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پیشن گوئی کی تھی کہ آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کابل میں ٹروپس بھیجیں، آپ کابل میں اشرف غنی کی حکومت کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں، لیکن آپ نے نہیں بھیجی، جس کا جو ہے آج آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ میری اس وقت یہ بات مان لیتے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گے افغانستان۔ یہ ویسے 2018 میں ان کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کو جو ہے وہ اپنی فوجیں وہاں پر بھیجنی چاہیے کابل میں، تاکہ یہ اشرف غنی حکومت کی مدد کر سکیں، لیکن ان کی وہ بات نہیں مانی گئی ان کے بقول، اور اب اس کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے اب بھارت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب اس سے ایک اور چیز بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ پیشن گوئیاں ان کی سچ ثابت ہوتی ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو ابھی نئی پیشن گوئی انہوں نے کی ہے وہ بھی سچ ثابت ہو۔ اب اگلا ٹویٹ ان کا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبرامنیم سوامی صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا ہیز بین سین ایز ویک بیفور چائنا اینڈ ناؤ ویک بیفور طالبان. دس از بیڈ فار آور نیشنل انٹیگریٹی اینڈ امیج. یہ بہت بڑا ٹویٹ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں، اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چائنا کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی 2013 اور 2018 میں 2020 میں لداخ میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہم چائنا کے سامنے کمزور لگے تھے، کیونکہ چائنا والوں نے ان کو ٹھڈے مارے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ طالبان کے سامنے بھی ویک لگ رہا ہے، تو یہ ہماری نیشنل انٹیگریٹی کے لیے خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سالمیت کے لیے خطرہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت ہی اہمیت والا یہ ٹویٹ ہے کہ جسے ہم شاید بات کرتے تو اتنی اس کو اہمیت نہ ملتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویوز لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. لیکن اب یہ خود ان کے بندے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا اقتدار میں آنا ان کے لیے، ان کی جو سالمیت ہے، جو نیشنل انٹیگریٹی ہے، اس کے لیے خطرہ ہے، اور ان کے جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کے لیے خطرہ ہے. اور جو طالبان ہیں وہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں انڈیا پر، اور انڈیا کو اس کے لیے اب باقاعدہ طور پر تیاری کرنی چاہیے. تو ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا اس وقت کتنا خوف زدہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈیا نے اپیل کی تھی یہ جو خطے کے مالک ہیں ایران سے، رشیا سے، کہ ہمیں گارنٹی لے کر دیں طالبان سے کہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کریں گے. بہت مایوس ہوا انڈیا، کیونکہ انہیں کہیں سے گارنٹی نہیں ملی، اور طالبان نے ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم نے جو اسلحہ دیا اشرف غنی سے، اس سے ہمارے بچے مرے ہیں، اس سے ہمارے خاندان والے مرے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے. اور کوئی گارنٹی نہیں دی گئی بھارت کو. اسی وجہ سے آج بھارت کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اس وقت جتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے بھارت کی فورن پالیسی کو، جتنا بڑا فیلئر ہوا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس وقت سوگ کی فضا ہے بھارت میں. ان کا میڈیا جا کے آپ اٹھا لیں، ایک سے ایک بڑا جو ان کا چینل ہے اس پر یہی تبصرے ہوئے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم فیل ہوئے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے ہیلی کاپٹر اڑا رہے ہیں، تو جتنی ان کو مرچیں اور آگ لگتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور میں نے کل ایک اور ویڈیو کی تھی کشمیر کے حوالے سے، شاید آپ نے دیکھی ہے یا نہیں. تو یہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ کشمیر ہے.
तालिबान इसके लिए प्लानिंग करते रहे और इसके बारे में बात भी करते रहे, लेकिन उनके पास उस वक्त इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन आज जब वो इक़्तिदार में आ रहे हैं तो मैंने आपको कहा था कि उनका जो अगला टारगेट है और उनका अगला जो मिशन होगा वो मिशन कश्मीर होगा और कश्मीर की आज़ादी होगी। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि वो इसराइल की तरफ रुख करेंगे और फिर फ़लस्तीन की आज़ादी होगी। और लेकिन कश्मीर तक ये जो बात है जो मैंने की थी, शायद बहुत सारे लोग बल्कि नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि आप व्यूज़ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और जो इंडिया से हमें लोग जो भाई हमें देखते हैं वो कहते हैं कि आप इंडिया की जो है वो नफ़रत में ऐसा करते हैं। इंडिया के लोगों से हमें कोई नफ़रत नहीं है। वो इंडिया की एलीट क्लास जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग बगोलती है, जो पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए कार्रवाइयाँ करती है, जिन्होंने अफ़गान ज़मीन इस्तेमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम उनसे मुखातिब होते हैं। और ये जो हमारे भाई हैं इंडिया वाले, उनको चाहिए कि वो अपनी हुकूमत से जाके पूछें कि वो क्यों ऐसा करते हैं। और कश्मीर के हवाले से मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूं जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखें, ये एक ऐसी ही रियासत, एक ऐसी ही हुकूमत और एक ऐसा ही गिरोह कश्मीर को आज़ादी दिला सकता था जिसके दिल में जज्बा ईमानी हो, जिसने बग़ैर वसाइल के सुपर पावर को शिकस्त दी हो। अगर हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते तो क्या हमारे पास वसाइल नहीं थे? हमने पॉलिटिकल सेटलमेंट करने की कोशिश की, हम यूएन की तरफ भागते रहे, हम एटम बम बना के भी कश्मीरियों पर जो जुल्म होते रहे, इवन हम उनका लॉकडाउन तक नहीं जो है वो उसको बंद करवा सके। तो कश्मीर की आज़ादी इसका मतलब यही है कि एक ऐसी ताकत ही कर सकती थी जो इस तरह से मार्ज़ वजूद में आए और उनका जो मकसद हो और उनका जो विजन हो वो इसी तरह का हो जिस तरह का तालिबान का है। तो आप इस बात को समझें कि सिर्फ तालिबान ही वो कुव्वत है, तालिबान के पास ही वो ताकत है, वो जज्बा ईमानी है जो इस्लामी रियासत की बुनियाद जिस तरह से वो रखने जा रहे हैं और मजलूमों की आवाज़ बनने का उन्होंने नारा लगाया है। तो यही वो बेसिकली ताकत है जो कश्मीर को जो है वो आज़ादी दिलवा सकती है। और ये अब हम नहीं कह रहे, बल्कि अब ये इंडिया जो है वो इससे कांप रहा है और उसके दानिश्वर, उसकी पॉलिटिकल जो क्लास है, जो एलीट क्लास है, अब वो इसकी बाकायदा तौर पर तारीख भी दे रही है। तो ये आज की इंटरेस्टिंग वीडियो थी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। आप भी इस बारे में अपनी राय से आगाह करें, आपकी अपनी राय, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स यही हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।